तो अवेंजर्स डूम्सडे अगली सबसे बड़ी मूवी होने वाली है जिसके लिए एमसीयू के पास 6 फेस और 2 सागा हैं। अब ये 3 घंटे में हमें क्या देखने को मिलेगा जो कंप्लीट एमसीयू को जस्टिफाई कर सके। फेस 1, 2, 3 जो हमारी इन्फिनिटी सागा है उसमें आरडीजे आयरन मैन एक सेंट्रल कैरेक्टर थे। फेज 4, 5, 6 इसमें आरडीजे एज डॉक्टर डूम एक सेंट्रल कैरेक्टर बन चुके हैं। भले यहाँ पर हमें कैंग डायनेस्टी दिखाई जाती तब भी यहाँ आरडीजे डॉक्टर डूम तो होने ही वाले थे। और अब तो डॉक्टर डूम की खुद की एक मूवी है तो कैंग की कहानी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस कैंग को दिखाकर उसे किनारे कर दिया जाएगा। कैंग और डॉक्टर डूम का जो भी इवेंट था उसका फिनाले होता सीक्रेट वॉर्स में, लेकिन अभी कुछ सालों में जो भी हमने फेज 4 और 5 देखे हैं उसे देखकर ये साफ हो गया है कि डूम्सडे का सफल होना और डॉक्टर डूम को वाकई एक रियल भयंकर विलन दिखाना ये अब तक सेटअप कर देना चाहिए था। पर अभी तक जो हमें दिखा है उसमें ये सब नजर नहीं आता, तो हमें आखिरकार देखने को क्या मिलेगा। मेरी थ्योरी ये कहती है कि डॉक्टर डूम सेक्रेट टाइमलाइन से पहले जो पोस्ट या ओरिजिनल टाइमलाइन थी वो वहां से था या है, क्योंकि अब टाइमलाइंस में इवेंट मैनिपुलेट नहीं किए जा रहे हैं थैंक्स टू टीवीए, जिसकी वजह से कई सारे कैरेक्टर जो ओरिजिनल टाइमलाइन में थे वो अब पास्ट से धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। ओरिजिनल टाइमलाइन से डॉक्टर डूम, एक्समैन, अवेंजर, फैंटास्टिक फोर ये भी ओरिजिनल 616 पर पैदा होंगे। वो बात अलग है कि इन सुपर हीरोज या सुपर विलन को वो इवेंट नहीं मिलेगा जिनसे इनको पावर मिलती थी या जो इनकी ओरिजिन स्टोरी हुआ करती थी। ये सभी एक सिंपल इंसान की तरह 616 में जी रहे हैं। अब मुझे लगता है कि डॉक्टर डूम इस ओरिजिनल टाइमलाइन से बने सुपर हीरोज या सुपर विलन को जिंदा रखेगा, क्योंकि वो ओरिजिनल टाइमलाइन के इवेंट से ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो इस समय सेक्रेट टाइमलाइन से ब्रांच टाइमलाइन बनी है और सुपर हीरोज की अलग अलग टीमें बन गई हैं, वो सब एक मैनिपुलेटेड इवेंट से बनी है और इस सेक्रेट टाइमलाइन के इवेंट से बने सुपर हीरोज को मरना होगा ताकि ओरिजिनल टाइमलाइन को बचाया जा सके, क्योंकि सेक्रेट टाइमलाइन के इवेंट्स ब्रांच रियलिटी और टाइमलाइंस बनाते हैं और ओरिजिनल टाइमलाइन में ये ब्रांच रियलिटी वाला कॉन्सेप्ट तब शुरू हुआ जब कैंग के वेरिएंट्स ने टाइम ट्रेवल किया। ये हो रहा था इसी ओरिजिनल टाइमलाइन के 30वीं शताब्दी में, जो इस समय भी सेक्रेट टाइमलाइन में मौजूद हैं, जैसे हमने इमॉर्टल्स, काउंसिल ऑफ कैंग्स, कैंग द कॉन्करर और ह्यूमंस को देखा। अब इसको ऐसे देख सकते हो कि जो ओरिजिनल टाइमलाइन जो बनी आ रही है और इसके फ्यूचर में जो मल्टीवर्सल वॉर होगा कैंग के वेरिएंट्स के बीच में, वो अब प्रेजेंट में आ गए हैं, जिन्हें अगर अभी खत्म कर दिया तो वो फ्यूचर में उनका वजूद नहीं होगा। इसीलिए डॉक्टर डूम सबसे पहले कैंग और उनके वेरिएंट्स को खत्म करेगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से फ्यूचर में मल्टीवर्सल वॉर होगा जो इस समय हो रहा है। फिर दूसरा काम ये रह जाएगा कि इन टाइमलाइंस को फिर से ओरिजिनल फॉर्म में लाना है, तो उसके लिए सेक्रेट टाइमलाइन के सभी सुपर हीरोज को मरना होगा। बस यही चीज 3-4 मिनट में डूम्सडे और डॉक्टर डूम के साथ समझा दिया जाए तो कितना आसान हो जाएगा डूम्सडे की कहानी को समझना। इसी में ही डॉक्टर डूम की ओरिजिन आ जाएगी और सीक्रेट वॉर्स के बाद जो रीसेट वाला मुद्दा है, जहां सारी टाइमलाइन खत्म होकर कुछ नई टाइमलाइन बनेगी वो भी ओरिजिनल, तब इन सुपर हीरोज को इन ओरिजिनल टाइमलाइंस में अपनी अपनी जगह दे दी जाएगी। और फेज 1 से फेज 6 तक हमने जो भी कुछ देखा है वो सारा पास्ट मौजूद होगा। इसीलिए शुरुआत से बात करते हैं कि डूम्सडे के लिए ये सारे फेस क्यों मायने रखते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिलहाल मैं हूं C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ज्यादातर चिलगोजों का ये मानना है कि डूम्सडे और डॉक्टर डूम के सेटअप के लिए एमसीयू ने चीजें काफी बिगाड़ दी हैं। इसीलिए सबसे पहले एमसीयू के पिछली मूवीज पर नजर डालते हैं। फेज 1 इजी था, अलग अलग सुपर हीरोज थे और एक कॉमन इवेंट था जिसके जरिए सभी सुपर हीरो साथ आए और नाम दिया गया अवेंजर्स। ये कामयाब इसलिए भी हुआ क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स था। निक फ्यूरी यहाँ एक ऐसा सिर्फ इकलौता कैरेक्टर था जिसने ये नामुमकिन काम कर दिखाया। निक फ्यूरी का ये शक्तिशाली भाषण एंड गेम का एक एंथम बन गया जिसने फेज 1, 2, 3 को कनेक्ट रखा। फिर शुरुआत हुई फेज 2 की और यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ। गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी से थैनोस के कनेक्शन का पता चला, एसगार्ड लोकी को मिल गया, विंटर सोल्जर की एंट्री हुई जिसने शील्ड को ही नष्ट कर दिया। वही अपना टोनी स्टार्क आयरन मैन 3 में 2012 वाले इवेंट से पैनिक था और हमें दिखाया कि टोनी इस समय क्या फेस कर रहा है। और यही टोनी का डर फेज 3 की शुरुआत बन गया, क्योंकि इसी डर से उसने अल्ट्रॉन, विजन को बनाया। दुनिया को बचाने के लिए जो जरूरी था टोनी अपनी पूरी कोशिश करता रहा। साथ ही एमसीयू थैनोस को फेज 3 में बड़े तौर पर सेटअप भी करने लगा। सारी कहानी इन्फिनिटी स्टोन्स और थैनोस के आसपास घूमने लगी और इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में जो जरूरी चीजें थी उनको दिखाने लगे। 10 साल से जो कैरेक्टर एमसीयू का चेहरा थे उन्हें एक अच्छा कैरेक्टर आर्क मिला
और अब शुरुआत हुई फेज 4, 5, 6 की, जिसे हम मल्टीवर्सल सागा के नाम से भी जानते हैं। कैंग द कॉन्करर अवेंजर द कैंग डायनेस्टी का एक मेन विलन होता और यही डॉक्टर डूम इस मूवी के एंड में आता, जिससे शुरुआत होती सीक्रेट वॉर्स की। मतलब फेज 4, 5, 6 ये कैंग के इवेंट पे बेस था या है, और यही अवेंजर्स कैंग को हरा देते और सामने आता डॉक्टर डूम। लेकिन क्या हमें ये सब दिखाया जा रहा है? क्योंकि कैंग का इन्वॉल्व दिखता है पर कैंग नहीं, डॉक्टर डूम का भी इन्वॉल्व दिखता है पर डॉक्टर डूम नहीं। इसके अलग फेज 1, 2, 3 में हर एक अवेंजर्स की कहानी और बाकी सुपर हीरोज कैरेक्टर को क्या शानदार ढंग से इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में जोड़ा गया। लेकिन मल्टीवर्सल सागा में इन्हीं कैरेक्टर को इतना कमजोर और बेवस दिखाया जो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। वांडा, निक फ्यूरी, डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क, थॉर, सैम विल्सन AKA कैप्टन अफ्रीका, इन सबको ऐसा चेंज कर दिया गया जो इन्फिनिटी सागा से बहुत ही अलग दिखाई देते हैं। निक फ्यूरी एक महान जासूस हुआ करता था जो अब यहाँ नहीं है। लोकी, शांग-ची ने अच्छा इम्पैक्ट डाला है, लेकिन जो नए कैरेक्टर्स हैं उनसे जुड़ा हुआ लगाव महसूस नहीं होता। ये बड़बोले हैं, OG एवेंजर्स को नीचा दिखाते हैं। जैसे शी हल्क का ये कहना है कि वो हल्क से बेहतर है। रीरी विलियम्स ने आयरन मैन को तो अलग ही बना दिया। शुरुआत में जॉन वॉकर को पसंद नहीं किया जा रहा था, लेकिन थंडरबोल्ट्स में जो उसको राइटिंग वर्क मिला उसने इस कैरेक्टर को पहले से अच्छा कर दिया। वही इन्फिनिटी सागा में कैप और टोनी ये दो कैरेक्टर हैं जिनको हम शुरुआत से एक बढ़िया केमिस्ट्री के साथ देख सकते हैं, लेकिन मल्टीवर्सल सागा में ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है। फेज 4, 5, 6 अब हमें जितने भी कैरेक्टर से दिखाई देने वाले हैं वो सब ऐसा लगते हैं कि वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं। इन्फिनिटी सागा में जब ये कैरेक्टर्स पहली बार एक दूसरे से मिलते थे तब एक पावरफुल सीन क्रिएट होता था, लेकिन अब जब मिस मार्वल केट बिशप से मिलती है तो कुछ भी महसूस नहीं होता। इसीलिए MCU में एक टीम की जरूरत हमेशा से थी जो फेज 4 में इंटर करते ही गायब हो गई। हम ये जानते हैं कि हमने कुछ अवेंजर्स को खो दिया है, लेकिन बाकी भी कुछ मेंबर थे जो एक टीम बना के रह सकते थे, और इससे जो फेज 4 में सुपर हीरोज ने अलग अलग दिक्कतें झेली शायद वो एक साथ मिलकर इसे सॉल्व कर सकते थे। फिलहाल एंड गेम के 4 साल बाद सैम विल्सन AKA कैप्टन अफ्रीका ने एक अवेंजर्स टीम बनाने का सोचा, और दूसरी ओर एक न्यू अवेंजर्स टीम भी सामने आ गई, जिसे देखकर मुझे लगता है कि ये किसी भी मिशन को वैसे हैंडल नहीं कर सकते जैसे OG अवेंजर्स किया करते थे। इसी मल्टीवर्सल सागा में एक और टीम पर काम हो रहा था जो होती हमारी यंग अवेंजर्स, लेकिन इस विचार को बाद में खारिज कर दिया गया, और ये सही भी है क्योंकि हमें इन छुटपुट टीमों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास अब 2 अवेंजर्स टीम है लेकिन उनसे भी खुशी नहीं मिलती। MCU की खासियत ये है कि ये इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स है जो अपने ही मल्टीवर्सल सागा में फैली हुई है। एंड गेम के बाद ब्लिप के असर को दिखाना चाहिए था क्योंकि सब कुछ पल भर में अचानक से ही बदल गया था। बस यहाँ ये मुद्दा फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में दिखाया गया, लेकिन बाकी प्रोजेक्ट से इसे अलग कर दिया, जैसे ब्लिप जैसा कुछ इस यूनिवर्स में हुआ ही नहीं। साथ ही इस सागा ने इन्फिनिटी सागा को कमजोर और बेढंग जैसा ट्रीट भी किया है। सुकोविया समझौता जिस पर पूरा सिविल वॉर इवेंट बेस्ड था वो अब कोई मायने नहीं रखता। सुपर सोल्जर पैदा हो रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। अवेंजर्स जो हीरोज की तरह पूजे जाते थे वो बस इस सागा में कैसे भी जी रहे हैं, जैसे हल्क, थॉर, हॉकाई, कैप्टन अमेरिका। इनका कुछ अता पता नहीं है और ऐसा लग रहा है कि बस ये जी रहे हैं। पर एक अच्छी बात यह है कि इन सब में सबसे अच्छा काम किया है लोकी सीरीज ने। हमने यहाँ दोनों सीजन देखे और हमें पता चला मार्वल मल्टीवर्स कैसे काम करता है, MCU का टाइम ट्रेवल ब्रांच रियलिटी और रियलिटीज पर कैसे काम करती है, और टाइमलाइंस और उनको कंट्रोल करने वाला कौन है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी मल्टीवर्स और इनकर्जन को एक्सप्लोर किया, वो भी अच्छा था सिवाय इसकी स्टोरी लाइन को छोड़कर। यहाँ लोकी और डॉक्टर स्ट्रेंज से हमें कई सारी ऐसी चीजें मिली जो MCU में सीधा एक्सप्लेन नहीं की गई, बल्कि हमें इसके लिए अलग गणित लगानी पड़ी। जैसे नंबर 1, टाइमलाइंस और यूनिवर्स दोनों अलग होते हैं। एक यूनिवर्स की लाखों करोड़ों ब्रांच टाइमलाइन हो सकती हैं, पर ये होगी सिर्फ एक ही यूनिवर्स पर। टाइमलाइन को रीसेट करने पे यूनिवर्स रीसेट नहीं होता, यूनिवर्स बस वही मौजूद रहता है। मैंने अपनी पिछली 50 वीडियो में टाइमलाइंस को दबा के एक्सप्लेन किया है और मुझे समझ में आ गया है कि MCU की टाइमलाइंस कैसे वर्क करती है, तो इस वीडियो में इसके डीप में तो नहीं जाने वाला। फिर नंबर 2 पर आती है स्लिंग रिंग, जो मल्टीवर्सल ट्रेवल कर सकता है अगर ये स्लिंग रिंग कैसेंडा नोवा वाली हो तो, या नॉर्मल स्लिंग रिंग भी कर सकती है अगर स्लिंग रिंग का यूज करने वाले बंदे ने दूसरा यूनिवर्स देखा हो तो। नंबर 3, TVA टाइमलाइंस को कैसे मिटाता है जिससे सेक्रेट टाइमलाइन नहीं मिटती, और ऐसे ही TVA और हीरोमेंस न जाने कितने सालों से मल्टीवर्स और TVA पे रूल कर रहे हैं। नंबर 4, कैंग द कॉन्करर, कॉन्सोल ऑफ कैंग्स, एंकर बीइंग, एब्सोल्यूट पॉइंट, ये सभी मल्टीवर्स के हर एक सिंगल यूनिवर्स के वजूद के लिए जरूरी हैं। मेरी इस बात से भी आप सहमत होंगे।
कि मल्टीवर्सल सागा में बस एमसीयू ने कैरेक्टर को कैमियो के लिए चुना है, लेकिन इन्फिनिटी सागा में थैनोस और उसके पर्पस को इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ लगातार दिखाते हुए आ रहे हैं। फेज 4 से कैंग, ह्यूमन्स और लोकी की एक अच्छी शुरुआत हुई, लेकिन घटिया राइटिंग और फालतू के बाकी शोज की वजह से इसने मल्टीवर्सल सागा को कमजोर कर दिया। फिर अचानक से ये खबर में आई कि कैंग को बाहर कर दिया गया और डॉक्टर डूम ने उसकी जगह ले ली। अभी हमने फैंटास्टिक 4 में डॉक्टर डूम को देखा, पर कुछ वैसा नहीं लगा जो सच में ऐसा हाइप क्रिएट जैसा कर देगा। मतलब ठीक ठाक ही है। आगे हमारे सामने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे भी है और उसमें किसी तरह का कोई मल्टीवर्सल ड्रामा नहीं है। तो अब एमसीयू में ये सब हो क्या रहा है? बस एक मूवी जो हमारी डूम्सडे है, उसी के लिए ये सारे मल्टीवर्सल लॉ, क्राइसिस, थ्योरीज और बड़े कैमियोज बस एक मूवी के लिए हैं। इसीलिए मुझे ये भी लगता है कि फेज 4, 5 डूम्सडे का हिस्सा नहीं बनेगी। बस अवेंजर्स एंड गेम में जो भी कांड हुए हैं वो डूम्सडे की कहानी होनी चाहिए। और फेज 4, 5, 6 से स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर, एंटमैन, बस इनके इवेंट्स को लिया जाना चाहिए। और बाकी भी ये टिंचर पिंचर हैं, इनको ब्रांच रियलिटी में फेंक देना चाहिए। या शुरुआत में ही मार दो या प्रोन करके खत्म ही कर दो। हमें नहीं देखना शी-हल्क, क्योंकि आप बताओ 3 घंटे की मूवी है और हमें एक अच्छा शो चाहिए। और अगर उसमें भी फेज 4, 5 के ये चिंटर पिंटर दिखाई देंगे तो भाई थोड़ा बोरियत सी तो लगेगी। जैसे मार्वल ज़ॉम्बीज़ में कमाला खान को मेन कर दिया है। अब कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओ कि 3 घंटे की डूम्सडे के लिए आप क्या क्या उम्मीद कर रहे हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है आपसे करवाना। लाइक, हाइप, शेयर, कमेंट भी करना मत भूलना। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड आलू खाओगे।